Hello friends, this is Mohammad Wasik, Head of Civil Engineering Department, बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ। अब मेरी एक ये कोशिश है कि इस समय जो कोरोना के चलते क्लासेस सस्पेंड हो गई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों का पढ़ाई का नुकसान ना हो, वो घर पे रहें, सेफ रहें, सारे प्रिकॉशंस लें, बस साथ साथ ये जो एक छुट्टी मिल गई है उसको पढ़ाई में भी यूज करें। तो मैं सिविल सेकेंड ईयर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और बहुत सारे लेक्चर्स में ले चुका हूँ, विदर क्लासेस सस्पेंड हैं, तो मैं जहाँ से क्लास में पढ़ा चुका हूँ जहाँ तक उसके आगे कंटिन्यू करूंगा, यानी यूनिट 3 हमारा टॉपिक चल रहा था टॉर्शन। बाकी कॉलेजेस के बच्चे भी इस वीडियो को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं अपना फोन नंबर भी अवेलेबल करा दूंगा। और मेरी एक कोशिश है कि आपका जो समय है वो कहीं ना कहीं पढ़ाई में भी यूटिलाइज हो जाए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद वासिक, बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ, फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और अभी हम लोग यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि कोरोना के चलते बहुत पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, तो मैं ये नहीं चाहता कि आप घर पे खाली बैठे पढ़ ना पाएँ, तो मैं कुछ वीडियोस लेक्चर लेकर के आया हूँ आपके लिए, ताकि आप लोग घर बैठे भी पढ़ाई कर सकें। तो स्पेशली ये वीडियो मैंने बंसल इंस्टीट्यूट के बच्चों के लिए बनाया है। उनको मैं इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ा रहा था 4th सेमेस्टर में, जिसमें हम लोग यूनिट 3 में पहुंच चुके थे और हमारा टॉपिक चल रहा था टॉर्शन। तो इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है टॉर्शन, तो टॉर्शन क्या होता है? टॉर्शन का मतलब होता है कोई भी, अच्छा हम लोग जो टॉर्शन पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कुलर शाफ्ट का। किसका पढ़ रहे हैं बच्चों? सर्कुलर शाफ्ट का। सर्कुलर शाफ्ट का मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट जो सामने से देखने पे गोल होगा, और शाफ्ट का काम क्या होता है? ऐसे रोटेट करना, और इसके आगे अगर कोई और एलिमेंट लगा दे तो वो भी साथ में रोटेट करने लगेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि आपने सुना होगा कि शाफ्ट ब्रेक कर गई, टूट गई, तो उस टाइम क्या हुआ होता है कि शाफ्ट क्या 2 टुकड़ों में हो जाती है? किसी ने उसके ऊपर कुछ हिट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। शाफ्ट का काम है रोटेट करना का, रोटेट करते करते एक साइड से फिक्स होने लगे और दूसरी साइड से अभी भी रोटेट करे तो ब्रेक कर जाएगी। हाँ, ब्रेक करने से पहले थोड़ा सा घूमेगी जरूर। सॉलिड शाफ्ट की बात कर रहे हैं। अब कुछ लोगों ने कहा सॉलिड है तो घूमेगी क्यों? वो घूमेगी, वो अलग बात है कि हम लोग उसको फील नहीं कर पाते। अगर किसी लैब वगैरह में हम लोग टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि वो जरूर रोटेट करेगी। इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको देता हूं। जैसे हम लोगों की उंगली है, ये एक साइड से फिक्स है, अगर मैं इसको ऐसे ट्विस्ट कराने की कोशिश करूं, ऐसे टॉर्क लगाने की कोशिश करूं, तो थोड़ा तो घूमती है, तुम लोग भी जानते हो, और उसके बाद टूट जाती है। एग्जाम्पल है, इसको आपको करना नहीं है। तो हम लोग टॉर्शन में क्या करने वाले हैं कि एक शाफ्ट को मैं फिक्स करूंगा और दूसरी साइड से उसको घुमाऊंगा, और फिर देखता हूं कि वो टूटने से पहले कितना एंगल ट्विस्ट कर सकती है, कितनी उसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप हो सकती है। इन सभी के बीच में हम एक रिलेशन डेवलप करेंगे जिसको हम लोग टॉर्शन इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो यहां मैंने एक शाफ्ट बना रखी है। इस शाफ्ट की जो लेंथ है वो मैं L ले लेता हूं। शाफ्ट की जो रेडियस है वो R है। इनिशियली शाफ्ट कुछ ऐसे थी, और ये वाला जो पॉइंट है इसका, ये C है, ये वाला पॉइंट A है, और सेंटर को मैंने O कह दिया। अब मैंने क्या किया, एक साइड से फिक्स है, इधर से घुमाना स्टार्ट किया, तो जैसे ही मैं थोड़ा सा टॉर्क लगाऊंगा तो ए वाला पॉइंट कहां पहुंच जाएगा? थोड़ा सा ऊपर, सपोज कर लेते हैं ए डैश पर पहुंच गया। तो सी ए वाली लाइन जो पहले बिल्कुल स्ट्रेट हुआ करती थी वो एक एंगल पर डिस्टर्ब हो गई, और उस एंगल को हम लोग कहते हैं शियर स्ट्रेन, यानी कि फाई। और बच्चों फेस पर क्या हुआ होगा कि जो ओए वाली लाइन पहले आपको ऐसे दिखाई दे रही थी वो भी थोड़ी सी डिस्टर्ब होकर कहां पहुंच गई? ओए डैश पर, और यहां एंगल कितना बना? थीटा। एक assumption इसमें है कि लेंथ ऑफ शाफ्ट इज फार ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द शाफ्ट। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसके साइड वाले व्यू में क्या हुआ है और इसके फ्रंट व्यू में क्या चेंजेस हुए हैं। तो अगर मैं साइड व्यू बनाने की बात करूं तो बच्चों यही बना देता हूं। ये लाइन जो पहले सी ए हुआ करती थी, ये लाइन कहां पहुंच गई है? सी ए डैश पर, ए डैश पर। ये एंगल हो गया है फाई, ये जो लेंथ है ये एन है। अब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम लोग यूज करें तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं इस डायग्राम के हिसाब से? 10 फाई
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है ए डैश और बेस कितना है एल। शियर स्ट्रेन एंगल, जब हम लोग ने स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ा था शुरू में तो मैंने आपको बताया था कि जो शियर स्ट्रेन का एंगल होता है ये बहुत छोटा होता है, और जब कोई एंगल बहुत छोटा होता है तो एक एजम्पशन है sin phi इज इक्वल टू फाई एंड tan phi इज इक्वल टू फाई, तो मैं उसी एजम्पशन को यूज करता हूं और tan phi की जगह अगले स्टेप में फाई लिखता हूं और फाई इज इक्वल टू a डैश बाय l होता है। अब यहां से फाई को भी मैं एक और तरह से रिप्लेस कर सकता हूं। शुरू में हम लोगों ने स्ट्रेस स्ट्रेन जब पढ़ा था तो हम लोग ने यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये सब पढ़े थे। तो वहां पर एक फॉर्मूला मैंने डेवलप किया था कि C इज इक्वल टू टाउ बाई फाई, यहां पर टाउ शियर स्ट्रेस है, फाई शियर स्ट्रेन और C मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यहां से अगर मैं फाई की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगी टाउ बाई C। ये वैल्यू मैं वहां सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो फाई की जगह लिखता हूं मैं टाउ बाई C इज इक्वल टू ए डैश बाई एल, या यहां से अगर मैं देखूं तो ए डैश की वैल्यू कितनी हो गई टाउ इंटू एल बाई सी। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेता हूं। तो ये तो मैंने इसके साइड वाले प्रोफाइल से इतनी कैलकुलेशन करी। अब मैं इसके फेस के लिए देखता हूं, तो मैं फेस का डायग्राम बनाता हूं या इसका फ्रंट व्यू बनाता हूं। तो फेस एकदम सर्कुलर है, ये लाइन ओ, ये ए, और थोड़ी देर बाद डिस्टर्ब जब हुआ तो ओ ए डैश, और ये एंगल है थीटा। इसकी रेडियस हम लोग ने कितनी दी थी आर दी थी। तो बच्चों आप लोगों ने फॉर्मूला 9th-10th में यूज किया होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, हिंदी में कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो उसको लिखते हैं, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है यार थीटा, आर्क जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कौन सी हमारी ए डैश, और रेडियस कितनी है हमारी आर। तो यहां से ए डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी आर थीटा, इक्वेशन नंबर 2। जरा 1 और 2 को ध्यान से देख लो, कुछ दिखा, दोनों के एलएचएस में क्या है ए डैश, तो हम ए डैश को बराबर कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 we can say that tau into L by C is equal to R थीटा। थोड़ा ट्रांसफर कर लेते हैं, R को इसके नीचे ले आता हूं मैं टाउ के नीचे, तो टाउ बाई आर इज इक्वल टू सी थीटा बाई एल। इसको मैं बना लेता हूं इक्वेशन नंबर ए। अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जो किताबों में डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो यहां थोड़ा साइड में थोड़ा समझा देता हूं उसके बारे में। यहां पे हम अपना डेरिवेशन कंटिन्यू करेंगे, साइड में समझा देता हूं। देखो मैंने जो शाफ्ट ले रखी है ऐसे देखिए, मैंने जो शाफ्ट ले रखी है वो ऐसे दी हुई है, इसकी लेंथ एल ले रखी है, रेडियस आर ले रखी है। अगर मैं इससे एक कम रेडियस की शाफ्ट इसके अंदर बना लूं जिसकी रेडियस मैंने एक्स मान ली, कहीं कहीं पर आप जूम कर लीजिएगा अगर आपको लगे तो, एक्स मान ली, और उतने ही एंगल पर मैंने इसको घुमा दिया जितने एंगल पर यहां पर मैंने इसको घुमाया था, यानी थीटा एंगल पर इसको ट्विस्ट कर दिया। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो जो ए वाला पॉइंट था वो ए डैश पर पहुंचा था, तो एंगल कितना बना था सेंटर पे थीटा। तो छोटी शाफ्ट के हिसाब से अगर देखें तो इस पॉइंट को मैं बी कह दे रहा हूं और इस पॉइंट को बी डैश कह दे रहा हूं, तो एंगल कितना बना थीटा, यानी एक्स रेडियस वाली शाफ्ट के लिए भी एल थीटा और सी उतरेगी। सी क्यों सेम है, क्योंकि सी तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, चाहे आप मटेरियल की छोटी शाफ्ट लें या बड़ी शाफ्ट लें, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तो सेम रहता है। आर वाली शाफ्ट के लिए अगर हम लोग देखें तो लेंथ उतनी ही है, थीटा उतना ही है, और मटेरियल वाली तो सी भी उतना ही है। इसका मतलब कि सी थीटा बाई एल वाली क्वांटिटी जो है वो एक आर रेडियस वाली शाफ्ट के लिए भी उतनी है और एक एक्स रेडियस वाली शाफ्ट के लिए भी उतनी ही है। अब क्योंकि रेडियस चेंज हो गई है, रेशियो कांस्टेंट रहना है, तो टाउ में भी कुछ चेंज होगा, तो उस टाउ को यानी शियर स्ट्रेस को मैं टाउ एक्स लिख देता हूं। तो बच्चों ये रिलेशन अब मैं इसके नीचे लिख रहा हूं, टाउ एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू टाउ बाई आर इज इक्वल टू सी थीटा बाई एल। यहां से अगर हम लोग देखें तो टाउ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टाउ बाई आर इंटू एक्स। आगे कहीं यूज कर लेंगे जरूरत पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं।
अभी हम लोग ने इसके फेस बनाया था, फ्रंट व्यू बनाया था, अभी इसी फ्रंट व्यू पर थोड़ी कैलकुलेशन हम लोग और कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन करने जा रहा हूं मैं, रब कर देते हैं, जगह मिल जाएगी। देखते हैं आगे। अब मैं इसका ट्रांसवर्स फेस बना रहा हूं, और ये फेस जो होगा सॉलिड फेस है, तो ऐसे पूरी सरफेस होगी पूरी। तो मैंने इसके अंदर एक छोटा एलिमेंट एज्यूम किया। इसका छोटा एलिमेंट क्या होगा बच्चों? एक सर्कुलर रिंग, और उस रिंग की रेडियस मैंने कितनी मान ली? x, और इसकी जो थिकनेस है ये वाली इतना, इसको मैंने मान लिया dx। रिंग मतलब समझे अंगूठी जो हम लोग हाथ में पहनते हैं, गोल होती है ना, तो उसकी सेंटर से रेडियस x और ऊपर जो थिकनेस होती है उसको मैंने dx मान लिया। सर्किल की लंबाई कितनी होती है, सर्कमफेरेंस कितनी होती है? 2 पाई r। तो यहां की कितनी हो जाएगी? 2 पाई x, और चौड़ाई इसकी कितनी है? dx। तो वो 2 पाई r लंबाई को अगर चौड़ाई से मल्टीप्लाई करेंगे, विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा? एरिया। तो एरिया ऑफ दिस एलिमेंटल रिंग dA इज इक्वल टू 2 पाई x मल्टीप्लाइड बाई dx। अब ये पार्ट तो इसी शाफ्ट का है, और इसको हम लोग ऐसे घुमा रहे हैं, और घुमाने के लिए क्या किया होगा हमने? कहीं ना कहीं इस रिंग पर ऐसे एक फोर्स लगाया होगा, उसको मैंने dF का नाम दे दिया, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट पर हमने स्मॉल फोर्स लगाया है। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं कि अब ये घूमेगा क्यों। तो बचपन में क्या होता था ना, कि आपने देखा होगा या अभी भी देखा होगा, छोटे बच्चे वो टायर चलाते हैं अक्सर सड़क पे, बड़ा मजा आता है उनको। वो जब टायर चलाते हैं तो उस पर एक डंडे से ऐसे मारते हैं, या हाथ से भी मारते हैं। कभी गौर करिएगा कि वो जो हाथ से फोर्स लगा रहे हैं उस टायर की सरफेस के पैरेलल लगाते हैं, एकदम टेंजेंशियल लगाते हैं, तभी तो घूमता है वो। यहां पर भी यही हो रहा है, मैं ये फोर्स लगा रहा हूं टेंजेंशियल, जिससे ये घूमेगा सेंटर के अबाउट। सेंटर से इसकी दूरी कितनी है? x। यानी कि अब अगर ये रोटेट करेगा तो कुछ टॉर्क की वजह से रोटेट करेगा, तो मैं वो टॉर्क निकालने वाला हूं कि इस रिंग पर कितना है। तो पहले फोर्स निकाल लेता हूं। तो हमें मालूम है, हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस x रेडियस पर कितनी मानी थी मैंने? अभी समझाया था आपको, टाउ x। और फोर्स कितना है हमारा? dF। एरिया कितना है? dA। तो अगर मैं इस फोर्स की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? dF इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ x इंटू dA, और dA की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने? 2 पाई x dx। थोड़ा सा और अगर इसको बढ़ाएं तो टाउ x की वैल्यू कितनी थी? टाउ बाई r इंटू एक्स। यहां पे रख देता हूं, टाउ बाई r इंटू एक्स इंटू 2 पाई x dx। तो बच्चों ये आ गया टोटल फोर्स, और इस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? ये रोटेट कर रहा है, तो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। अब वो टॉर्क की कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, थोड़ा सा मिटा देता हूं। तो बच्चों टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, dF इंटू एक्स। तो स्मॉल टॉर्क जो निकाल रहे हैं, dF की वैल्यू वहां से हम लोग उठा लेंगे, कितनी वैल्यू है? टाउ बाई r इंटू एक्स इंटू 2 पाई x dx, ये dF की वैल्यू है, इंटू x। तो टोटल dt की वैल्यू देखें तो टाउ बाई r, कितने x है? 1 2 3, यानी x क्यूब 2 पाई dx। तो टोटल टॉर्क के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, 2 पाई टाउ बाई r x क्यूब dx। इंटीग्रेशन की लिमिट देखिए, जो यहां पर मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें सबसे छोटी रिंग की रेडियस कितनी होगी? x बराबर 0, और सबसे बड़ी रिंग की रेडियस कितनी होगी? x बराबर r। तो हम लोग लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं, जो कि होगी 0 से r। तो अब टॉर्क कितना हो जाएगा भाई? 2 पाई टाउ बाई r तो है कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन x की पावर 4/4, 0 टू r, लिमिट पुट कर देते हैं। तो t बराबर 2 पाई टाउ बाई r, r की पावर 4/4, या t बराबर पाई r की पावर 4/2 मल्टीप्लाइड बाई टाउ, और एक ये r।
आर से आर मैंने कैंसिल नहीं किया, तुम करना चाहो कर सकते हो, मगर हमें क्या करना है ना, जिस फॉर्म में वो फॉर्मूला है वो ड्राइव करना है, तो अभी हम कैंसिल नहीं करेंगे। अब देखते हैं इसके आगे क्या होगा। तो यहां से ये वैल्यू आप लोगों को मालूम है क्या है, अभी बता दूंगा क्या है। अभी मैं इसको डायरेक्ट एक आईपी का नाम दे दे रहा हूं, अभी थोड़ी देर में बता दूंगा क्या है ये। तो यहां से अगर मैं देखूं तो टी अपॉन आईपी इज इक्वल टू टाउ बाई आर, ये आईपी में नीचे ले आया तो इज इक्वल टू टाउ बाई आर। इसको बना लेता हूं मैं इक्वेशन बी। जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये ए और बी दोनों में ही टाउ बाई आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि फ्रॉम ए एंड बी टी अपॉन आई पी इज इक्वल टू टाउ बाई आर इज इक्वल टू सी थीटा बाई एल। दिस इक्वेशन इज नोन एज टॉर्सन इक्वेशन। तो बच्चों ये टॉर्सन इक्वेशन हमने ड्राइव करी, इसमें जो जितनी चीजें लिखी हैं उनके बारे में मैंने बताया। थोड़ा जूम कर लीजिए, दिखाई दे बच्चों को। एल लेंथ ऑफ शाफ्ट है, टी मैक्सिमम टॉर्क है जो हम अप्लाई कर रहे हैं, आई पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी इसके बारे में बता रहा हूं। टाउ शियर स्ट्रेस है, आर रेडियस ऑफ शाफ्ट है, सर्कुलर थी ना वो शाफ्ट जो बनाई थी, और सी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, और थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट है रेडियन में, कितना एंगल वो टूटने से पहले घूमा। आईपी की बात करते हैं तो आईपी होता है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, शॉर्ट में मैंने एमओआई लिखा है, जिसको हम लोग पीछे सेमेस्टर्स में आईजेड के नाम से भी जानते हैं। हम लोगों ने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ी है, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि आईजेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, जो मैंने यहाँ लिखा है। हमारे पास सर्कुलर सेक्शन था तो उसके आई एक्स एक्स का फॉर्मूला और वाई का फॉर्मूला सेम होता है, ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, और इसको रेडियस के टर्म में अगर लिखेंगे तो ये मिलता है। इसी चीज को मैंने पाई आर की पावर 4/2 को यहाँ पर आईपी लिखा था। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट होंगे तो डेफिनेटली हम लोग इस पर जरूर काम करेंगे।